लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। गिरिडीह डुमरी रोड में बद्दिहा पुल के पास भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, एक की स्थिति गंभीर। ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर में हुआ हादसा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मोहनपुर में इको फ्रेंडली मोंगिया स्कूल का किया शिलान्यास। बुनियादी शिक्षा के साथ कौशल विकास और वोकेशनल एजुकेशन की रहेगी व्यवस्था। गांडे विधायक और सिविल सर्जन ने बेंगाबाद अस्पताल में किया ऑक्सीजन युक्त बेड का उद्घाटन। कहा, अब बेंगाबाद के मरीजों को नहीं होगी ऑक्सीजन की दिक्कत। और पचंबा रोड के अलकापुरी में किया गया प्लेटिनम रिंग जिम का उद्घाटन। सभी अत्याधुनिक उपकरण सहित कुशल ट्रेनर द्वारा दिया जाएगा शारीरिक फिटनेस का ट्रेनिंग। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के बद्दिहा पुल के पास मंगलवार को हुई सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में सिर्फ एक युवक की पहचान 20 वर्षीय सोनालाल सोरेन के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया गया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे बद्दिहा पुल के पास एक बाइक में सवार 4 युवक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। इसी क्रम में गिरिडीह से डुमरी की ओर जा रहे ट्रक ने बाइक को सामने से टक्कर मार दिया, जिससे बाइक पर सवार सोनालाल सोरेन सहित 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे साथी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। इस क्रम में अन्य 2 मृतकों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को मोहनपुर में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से केरला मॉडल के इको फ्रेंडली मोंगिया स्कूल का शिलान्यास किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में मोंगिया स्कूल के निदेशक सनी शर्मा ने सभी का स्वागत किया और इस स्कूल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद विधि विधान और अरदास के साथ स्कूल की आधारशिला रखी गई। साथ ही स्कूल के ब्रोशर का भी लोकार्पण किया गया। मौके पर डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि कई साल पूर्व उन्होंने एक नए प्रकार के स्कूल की परिकल्पना की थी। उसी सपने को साकार किया जा रहा है। स्कूल पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। इसके निर्माण में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। अभिभावकों के पॉकेट पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। यहाँ बुनियादी शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास और वोकेशनल एजुकेशन का भी समावेश रहेगा। उपायुक्त श्री सिन्हा ने पूरे विद्यालय परिवार को अपनी शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि यह गिरिडीह के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ इको फ्रेंडली स्कूल खुल रहा है। कार्यक्रम में मोंगिया स्टील की निदेशक त्रिलोचन कौर, हरिंदर सिंह मोंगिया, संतपुरिया अलाइज के निदेशक बलविंदर सिंह सलूजा मुख्य रूप से मौजूद थे। स्वागत भाषण मोंगिया स्टील के आदिल सिद्दीकी ने दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मोंगिया ग्रीन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय ने किया। फिर सन्नी शर्मा जी से आग्रह होगा, यह एक ऐतिहासिक पल है। श्री राहुल कुमार सिन्हा जी मुझे बहुत खुशी है कि बहुत दिनों से मेरा यह विचार था कि कोई एक अच्छा स्कूल मैं समाज में दे पाऊँ। उसके वजह से मैं बहुत तरह के स्कूल की परिकल्पना करता था, लेकिन आज मुझे ये जो आइडिया आया है, इसमें हम लोगों ने ये किया कि बहुत सारे लोगों से जानकारी लेते हुए एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इको फ्रेंडली स्कूल खोलिए, जो कि आपके बिहार झारखंड में आसपास में कहीं है ही नहीं। और इको फ्रेंडली स्कूल का मतलब ये होता है कि वो जो सारी बिल्डिंग ही बनी है वो लोकल चीज़ों की बनी होगी, जैसे बांस है, यहाँ के पत्थर हैं, यहाँ की ईंट है, जो कि हम लोग फ्लाई शीट बनाते हैं, जिसमें कि बिल्कुल कम से कम कोयला तो लगता ही नहीं है और सीमेंट भी बहुत कम लगता है।
और बनाते समय भी उसमें बहुत कम लगता है। अगर कहीं ईंट की जरूरत पड़े तो फ्लाई या शीट, नहीं तो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाइए जो कि मजबूत हो, सस्टेनेबल हो, अच्छी हो, लेकिन उसमें कम से कम दूसरी चीज़ों का प्रयोग किया जाए और नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। इस प्रकार की बिल्डिंग बनाइए। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसको साथ में लेते हुए प्योर इको फ्रेंडली स्कूल खोलते हुए, पूरी ज़्यादा जगह रखते हुए, और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात कि अफोर्डेबल स्कूल होना चाहिए। ये महंगा स्कूल नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं और उसके साथ में उसको इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। इसके वजह से हमने इसको एक सस्ता, सुंदर, एक मजबूत उपाय समझते हुए इस तरह का शिक्षण का सब संस्थान बनाना है जिससे कि आम जन को इसका फायदा हो। हमने जिस जगह पर यह विद्यालय खोलने का प्रयास किया है, इसमें आसपास में सिर्फ रूरल बेल्ट है और सारे रूरल बेल्ट के लोग आए, जो नहीं भी पढ़ पाते हैं, जो गरीब हैं, उनका हम कितना सहयोग कर पाते हैं, उनको भी साथ जोड़े, इस प्रकार से कि हमारा आसपास में एक ऐसा मॉडल यूनिट हो जिसको देख के लोग सीखें कि आज के ज़माने में, आज के समय में किन चीज़ की आवश्यकता है और क्या करना चाहिए। तो हमारा ये विचार है कि हम एक ऐसा स्कूल खोलें जिसमें सभी को फायदा हो और इसमें लोग आने से हिचके नहीं। बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ पर मोंगिया स्कूल का शुभारंभ किया जा रहा है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है और अपने नाम के ही अनुकूल यह ग्रीन फाउंडेशन के सभी वर्णों को सुशोभित भी करने वाला है। इसके बारे में अभी आपको चेयरमैन साहब के द्वारा विस्तार से बताया ही गया। आज आवश्यकता यही थी, बीते काफ़ी दिनों से पर्यावरण को लेकर कई तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, आप सभी भी उसके गवाह थे, चाहे वह वन महोत्सव हो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो। आज आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि हमारे इस पूरे विश्व में पर्यावरण को संरक्षित करने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यह बताते हुए कि आज इस स्कूल की आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए हर दृष्टिकोण पर खरा उतरने लगा है। चाहे बिल्डिंग बनाने वाले इन्हीं बात सुनो के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, इसमें कम से कम का उपयोग होगा, इससे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी ध्यान रखे जा रहे हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर मैनेजमेंट, बायोगैस से संबंधित प्लांट, हवा, धूप आदि के आने की उचित प्रबंध व्यवस्था, किसी भी तरह के किसी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो। मैं इसके आगे भी यही अनुरोध करूँगा, इस स्कूल के बनने के दौरान भी जितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाया जा सकता है, जितनी पौधों को लगाया जा सकता है और संरक्षित करने की व्यवस्था की जा सकती है, उस पर भी खासा ध्यान दिया जाए। हर बच्चे विद्यालय में जो पढ़ने के लिए आएंगे उनको हर वर्ष एक संख्या में, एक निर्धारित संख्या में पेड़ों को लगाने के लिए भी उन्हें शिक्षा दी जाए और लगाने के साथ साथ जितने दिन भी वह इस विद्यालय में पढ़ाई करते रहें वो उस पेड़ का ध्यान भी रखते रहें। जब तक कि वह बच्चे विद्यालय से पास आउट होकर जाते हैं तब तक वह देखेंगे कि पेड़ भी उन्होंने लगाया जो कि बड़े होने तक उनके माध्यम से ही फलता फूलता रहा। विद्यालय आप सभी जान ही रहे हैं कि सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, जगह नहीं है, वो एक संस्थान होती है और एक संस्थान ऐसा है जहाँ पर कि माँ बाप के बाद अगली संस्कार वाली शिक्षा उपस्थित की जाती है। सिर्फ पठन पाठन तक ही सीमित नहीं, सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित नहीं, तो विद्यालय का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने सारे बच्चों को सभी प्रकार की शिक्षाएं, चाहे वो सामाजिक जीवन से जुड़ी हों, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई हों, प्रैक्टिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, हर तरह से जुड़ी हुई शिक्षा दे पाने में अपनी एक मजबूत भूमिका निभाता है। तो आज के डेट में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है उनका भी ज़्यादा ध्यान वैकल्पिक शिक्षा की तरफ है। अतः सामान्य शिक्षा के साथ साथ जो वैकल्पिक शिक्षा होती है उसको भी हम आज के छात्रों को, छात्राओं को देने में मदद गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल ने फीता काटकर मंगलवार को सामुदायिक अस्पताल बेंगाबाद में ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त 9 बेड का उद्घाटन किया। बताया गया कि ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं होने से बेंगाबाद के मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इधर विधायक श्री अहमद ने अपने मत से यहां इसकी व्यवस्था की। अब यहां के लोगों को काफी सहूलियत होगी। कार्यक्रम में उक्त लोगों के अलावा बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर आशीष शेखर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।
इसमें दिक्कत क्यों बच्चे होंगे, क्योंकि हम लोग ने भगवान न करे अगर आने वाले दिनों में इस तरह की कोई तीसरी लहर वगैरह आएगी तो उसकी तैयारी सरकार की ओर से किया गया है, आगे भी किया जा रहा है। वैक्सीन की कमी किसी हालत में सरकार नहीं होने देगी। निश्चित रूप से भारत सरकार से संपर्क स्थापित करके, और अभी आपने देखा होगा आज भी अखबार में है 19,900 वैक्सीन आ गया है और 2,000 डॉक्टर साहब दोनों की और आ रहे हैं। निश्चित रूप से हर एक दिन 2 दिन के बाद वैक्सीन आता रहेगा। प्रयास हम करें कि जो अपने नौजवान साथी हैं जिनको अभी लगना है वो कोशिश करके और उसको सुलझा के ला के हम लोग वैक्सीन लगवाएँ। ये अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है कि अगर उनकी तबीयत खराब हुई, सिम्टम्स डॉक्टर को नज़र आया तो यहाँ पर 2 दिन 4 दिन जितनी ज़रूरत होगी उनको यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। ऑक्सीजन की कमी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, किसी हालत में इस ज़िले में कमी हम लोग नहीं होने देंगे। ये हम लोग में आपस में अंडरस्टैंडिंग है। हमारे क्षेत्र में भी जितने 2 सब हेल्थ सेंटर हैं, स्पेस सेंटर हैं, यहाँ व्यवस्था की गई है और हमने सदर अस्पताल में भी हम लोग के फंड से वहाँ पर व्यवस्था उसकी की गई है। क्योंकि मान लीजिए कोई पेशेंट वहाँ पहुँच गया, नहीं क्षेत्र का है, तो वहाँ भी उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बच्चे पर इसका इफेक्ट हो। लेकिन अमूमन जो वायरल फीवर का सिम्टम्स है वही सिम्टम्स रहेगा। यदि हालत बहुत खराब होगा, गिरिडीह की जो आबादी है, हालत जिसको सीवियर कहा जाए, तब जो हम लोग ने कैलकुलेशन कर रखा है उसमें 600 बच्चे पूरे जिला में उसको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा सर्दी खांसी बुखार जैसा इन्फ्लुएंजा या वायरल फीवर जो उसी तरह आएगा चला जाएगा। यदि उसको अस्पताल में लाने की आवश्यकता है तो उसमें इलाज के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको आइसोलेशन में देना होगा। लेकिन चूंकि बच्चे हैं तो बच्चे के साथ माँ भी रहेंगे। हम लोग दोनों चीज़ का करते हुए ऑक्सीजन ही इसका एकमात्र दवा है। ऑक्सीजन के साथ जो तकलीफें छोटी मोटी होगी उसके साथ जो दवा दिया जाएगा उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से जिला तैयार है। सभी जगह पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है माननीय विधायक द्वारा। बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वालों के लिए एक खुशखबरी है। गिरिडीह पचम्बा रोड में अलकापुरी के दुर्गा स्थान के समीप प्लेटिनम रिंग नामक एक नया जिम खुल गया है। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने संयुक्त रूप से सोमवार को फीता काटकर इस अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन किया। इस बाबत जिम के प्रबंधक शांतनु सहाय ने बताया कि शारीरिक फिटनेस के लिए इस जिम में एक से बढ़कर एक आधुनिक उपकरण उपलब्ध है। गिरिडीह के प्रशिक्षकों के साथ साथ गिरिडीह से बाहर के प्रशिक्षकों को भी यहाँ बुलाकर लोगों को शारीरिक फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का बेहतर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यह जिम गिरिडीह के लोगों के लिए एक उपहार की तरह है। यहाँ लोगों को जिम की सारी सुविधाएं उपलब्ध मिलेगी। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, डॉक्टर पी सहाय, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय और इनर व्हील क्लब की पूनम सहाय ने यहाँ अत्याधुनिक जिम खोले जाने का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है। इसके लिए इन लोगों ने प्रबंधक शांतनु सहाय को शुभकामनाएं दी है। कहा कि हमारी यह कामना है कि यह जिम खूब तरक्की करे और गिरिडीह के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। इस जिम के माध्यम से गिरिडीह के युवक युवती अपनी सेहत बनाकर जिम का नाम रोशन करें। शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए
और जब से ये कोरोना काल आया है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का खास करके हमारे नौजवान पीढ़ी के भीतर एक क्रेज पैदा हुआ है। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गिरिडीह जैसे जगह में अत्याधुनिक जिम खोलना सभी के मुद्दे की बात नहीं हो सकती। मैं अपने छोटे भाई प्रकाश सहाय जी को और उनके पुत्र जो दोनों बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन हैं, उनके द्वारा प्लैटिनम जिम का आज से शुभारंभ किया गया है। मेरी और मेरे परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामना है और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह के हमारे नौजवान साथी इस जिम का लाभ लेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ाएंगे, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेंगे, गिरिडीह जिले का नाम रोशन करेंगे इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी। मुझे बहुत खुशी हुई देख करके कि मेरे भतीजे ने इतना बढ़िया जिम किया है और ये मेरे समझ से झारखंड में अपने तरह का अनोखा जिम है। इस तरह का जिम झारखंड में कहीं और नहीं। और जहाँ तक फिटनेस का सवाल है तो देखिए, कोरोना के काल में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप टीका लीजिए, ठीक है, मास्क पहनिए, साथ में एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से, जिम से, घूमने से आपकी इम्यूनिटी के लेवल 2 से 3 बार गुना तक बढ़ जा सकता है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोगों को कोरोना होकर के छू के निकल जाता है क्योंकि उनका इम्यूनिटी अच्छा है। एक प्रयास किया गया है गिरिडीह में एक अच्छा जिम देने का, और जैसा कि माननीय पूर्व विधायक जी की एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप सहाय ने भी इस बात का अनुमोदन किया है। तो मैं समझता हूँ कि हर प्रकार के रोग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कसरत, वर्जिश, एक्सरसाइज से बढ़िया और कुछ भी नहीं। तो जिम जो है उसमें लोग कसरत करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया है, और जो अत्याधुनिक अप्लायंसेज हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो यहाँ लाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि गिरिडीह की जनता और जो यंग लोग हैं खास करके, वो यहाँ आएंगे और उनको अच्छा लगेगा इस जिम में वर्कआउट करने में। वर्षों से मेरे बेटे का देखा हुआ ड्रीम आज पूरा हुआ। उसका जिम के प्रति डेडिकेशन पिछले 6-7 सालों से इतना था कि वो जहाँ भी जाता था, 2 दिन के लिए भी अगर बाहर जाता था तो वहाँ पर जिम को घूम के वहाँ अपना फिटनेस के लिए हमेशा प्रयास करता था। और शहर के बहुत लोगों के साथ इतने सालों से उसने डिफरेंट जिम्स में अपना प्रैक्टिस किया, जिम किया, लेकिन उसका मन था कि हम अपने शहर में ऐसा जिम बनाएं जिससे यंगस्टर्स को अपना फिजिकल फिटनेस के लिए पूरा ध्यान रहे। और आज हमको लगता है कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिम है जिसमें अनेक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। और मेरा आशीर्वाद है कि मेरा बेटा शांतनु बहुत तरक्की करे और जीवन। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गिरिडीह के फीमेल्स के लिए कि वो यहाँ पे आके वर्कआउट करें और सेफ फील करें, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, अच्छे ट्रेनर्स, अच्छा अपॉर्चुनिटी, फिटनेस मेंटेन करने का जो आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम लोग सब अभी कोरोना से गुजर रहे हैं, तो जब तक अभी टाइम है, लॉकडाउन ना सिचुएशन आ जाए, तब तक मेरी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू जॉइन द जिम। आज हम लोग यहाँ पर द प्लैटिनम जिम का उद्घाटन कर रहे हैं। ये शहर का एक बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही अच्छा जिम साबित होगा। हम लोगों की पूरी कोशिश रही है कि हम लोग इस जिम में हर वो चीज़, हर वो सामान ला करके रखें जिससे कि शहर में जितने भी फिटनेस को चाहने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई भी कमी महसूस ना हो। हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग का फैसिलिटी रखा है, जैसे कि आपका बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रॉसफिट, और हमारे पास 3 काफ़ी अनुभवी ट्रेनर भी मौजूद हैं जो इस चीज़ में लोगों की सहायता करेंगे। हमारी कोशिश यही रही है कि हम लोग इतने अच्छे जिम को खोल करके गिरिडीह के लोगों तक फिटनेस को बहुत पहुँचाएँ, इसलिए हमारा रेट भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो मेरी यही अपील है कि लोग आएँ, हमारे जिम को देखें और इसको ज्वाइन करें और फिटनेस को गिरिडीह में फैलाएँ और आगे तक ले जाएँ। गिरिडीह जिला के जमुआ और देवरी प्रखंडों में आईडीए संस्था द्वारा गठित सभी 5 एफपीओ को मंगलवार को शक्तिनगर में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत बीज का लाइसेंस एलडीएम एचएन सिंह और नाबार्ड गिरिडीह के डीडीएम आशुतोष प्रकाश द्वारा दिया गया।
लाइसेंस देने के बाद एफपीओ डायरेक्टर को संबोधित करते हुए एलडीएम एचएन सिंह ने कहा कि एफपीओ को बीज का दुकान खोलने के लिए 2-2 लाख रुपए का कैश क्रेडिट दिया जाएगा। इससे एफपीओ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे एफपीओ को पूंजी की कमी नहीं होगी। डीडीएम आशुतोष प्रकाश ने कहा कि बिजनेस शुरू करने के लिए नाबार्ड द्वारा हर एफपीओ को 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ से जुड़े किसानों के विकास के लिए नाबार्ड और सरकार प्रतिबद्ध है। मौके पर आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे, एफपीओ के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश वर्मा, महेंद्र शर्मा, लक्ष्मण महतो, पवन वर्मा, दीपक कुमार के अलावा सटीक एफपीओ के सीईओ अजय कुमार वर्मा, सेमिना एग्रो कंपनी के प्रवीण कुमार सिन्हा, आइडिया के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार आदि मौजूद थे। नाबार्ड प्रायोजित जो एफपीओ हमारे जमुआ प्रखंड में एवं देवरी प्रखंड में टोटल 5 एफपीओ जो बनाए गए हैं, उनको आज कृषि विभाग द्वारा सीड का लाइसेंस दिया गया है, जिसके माध्यम से वो सीड का बिजनेस जो है वो अपने प्रखंड पंचायत में करते हुए जो किसान हैं उनको सीड का जो अवेलेबिलिटी है वो टाइमली करवा सकते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस पे करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लाइसेंस लेने के बाद उनको कैपिटल की ज़रूरत होगी, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, वो बैंकों के माध्यम से वो सीसी का आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नाबार्ड के माध्यम से भी बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए 5 लाख रुपए तक का मैचिंग इक्विटी ग्रांट प्रत्येक एफपीओ को दिया जाता है। उसके अंतर्गत भी एफपीओ जो है लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा एफपीओ को बिजनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग और भी योजनाएं हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें किसान भाई हर तरह के किसान एवं एसएचजी, जेएलजी, एफपीओ स्टोरेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकता है। कम्युनिटी लेवल पे जो एसेट्स है उसको भी क्रिएट कर सकता है। कस्टम हाइट सेंटर हुआ, एग्रीकल्चर स्टोरेज के लिए गोडाउन हो गया, वेयर हाउस हो गया। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है 2 करोड़ तक के लिए पीजीटीएमएस की कवरेज भी है और 3% का ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। सभी एफपीओ से अनुरोध है कि इस स्कीम का भी फायदा उठाते हुए जो भी भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको पालन करते हुए आप आवेदन कीजिए और अपने एफपीओ को बिजनेस मोड में लाते हुए किसानों का कल्याण है। पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च द्वारा मंगलवार को पीएच चर्च परिसर बेथलग्राम में जरूरतमंदों व स्टाफ के बीच राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर पास्टर स्टीफन हेम्ब्रम ने कहा कि कोरोना के संकट काल में कई लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, कई परिवार के समक्ष राशन की समस्या है। इसी बात को लेकर पीएच चर्च द्वारा आज 51 परिवारों के बीच सूखे राशन का वितरण किया गया। इससे पूर्व भी हमारी संस्था द्वारा यहां गरीबों के बीच राशन का वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम के आयोजन में सीनियर पास्टर इमानुएल सोरेन, इनायत जॉन, बाबूजन सोरेन, सुधीर मसीह, अमन, जस्मिन जॉन आदि ने सराहनीय योगदान किया। इस स्थान पर उपस्थित हुए हैं। पिता, ये आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो हमें अपने प्रेम के द्वारा एक सूत्र में बांध करके अपनी आदर और महिमा हम सबों से चाहने वाला पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट है। हम प्रार्थना करते हैं जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, प्रभु आपकी बड़ी उपस्थिति हमारे बीच में बहुत आज से होने पाए, ताकि आपकी एक एक आशीष जिसे हम गिन नहीं सकते प्रभु, हम उन तमाम आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। पीएच चर्च बेथलग्राम के द्वारा जो है ये कोरोना काल के समय में हम लोगों ने स्थानीय लोगों को जो है के बीच में हम लोगों ने राशन वितरण का काम किया है और यहाँ के जितने भी स्टाफ है उन लोगों को भी हम लोगों ने दिया है, ताकि वो जिनका आर्थिक समस्या है, जिनको खाने के लिए थोड़ा तकलीफ है, उनको अच्छी से मिल सके। कुछ सहायता हम लोगों ने उन लोगों को देकर सहायता मिशन की ओर से हम लोगों ने। गिरिडीह के जैन मंदिर में प्रवास कर रहे जैन मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज ने मंगलवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि मधुबन में चातुर्मास के आयोजन की तैयारी चल रही है। महामारी को देखते हुए चातुर्मास इस बार छोटा होगा। वैसे भी चातुर्मास में केवल जैन मुनि ही अनुष्ठान करते हैं। राज्य के कई जिलों से श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। इसके आयोजन के लिए
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अनुमति भी मिल चुकी है। मुनिश्री ने कहा कि गिरिडीह के समेत शिखर मधुबन में भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण हासिल किया था, इसलिए भगवान पार्श्वनाथ की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। मौके पर जैन समाज के महेश जैन, श्रेयांश जैन, अविनाश सेठी, अशोक पांड्या और अंकित पांड्या मौजूद थे। एक सिद्धांत का नियम है, अरिपिता निर्पित सिद्धे, कि जिसका काल रहता है उसकी जयकार होती है। अभी वर्तमान में तीर्थंकर महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, इसलिए भगवान महावीर का नाम अधिक आता है। दूसरे ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे और प्रथम तीर्थंकर होने के नाते उनका सबसे ज़्यादा समय और काल बीता, जिनकी व्याख्या ऋग्वेद में आदि ग्रंथों में भी आई है, पुराणों में पुराण पुरुष थे भगवान ऋषभदेव, इसलिए उनकी चर्चा होती है। यहाँ पर ये जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं पारसनाथ भगवान की बहुत चर्चा है, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी सम्मेश्वर से निर्वाण को प्राप्त हुए। यद्यपि 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है, लेकिन जो प्रत्यक्ष में बिल्कुल नज़दीक थे इसलिए उनका ज़्यादा चर्चा का विषय है। लेकिन आगमों में 2400 तीर्थंकरों की व्याख्या है और 2400 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर में कोई न हीन है न अधिक है। सबके सिद्धांत एक विशेष बात है, क्योंकि जगत में अनेक अनेक धर्माचार हुए, अनेक अनेक लोग हुए, उन्होंने अपने अपने काल में अपनी अपनी बात कही, लेकिन ये तीर्थंकरों की जो परंपरा है उसमें एक तीर्थंकर ने जो बात की है, अंतिम तीर्थंकर भगवान ने वही बात की है। एक भी तीर्थंकर ने एक भी तीर्थंकर से भिन्न किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की, इसलिए सनातन काल से। और ऐसे 24 तीर्थंकर, मात्र यही 24 नहीं है, ऐसे अनंत अनंत 24 हो चुकी हैं, वो भविष्य में भी होंगे। नगर भवन गिरिडीह में नगर निगम के सफाई कर्मियों के लिए लगाया गया विशेष टीकाकरण केंद्र में लोगों ने पहुंचकर टीका लगवाया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू ने पहुंचकर लोगों को प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें और मास्क का उपयोग अवश्य करें। उन्होंने यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की टीम को इस कैंप को लगवाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। टीकाकरण कार्यक्रम में यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विलियम जेकब, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर मधुलिका कुमारी, पुष्पा शक्ति, कुमारी निशा और कुमार गौरव द्वारा लोगों को मोटिवेट करके टीकाकरण केंद्र में लाने और टीकाकरण के दौरान कार्यक्रम को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वैक्सीनेशन का कोविड-19 का टीकाकरण का बहुत बढ़िया प्रयास किया गया यूनिसेफ द्वारा और स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल गिरिडीह के द्वारा। काफ़ी लोगों को यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। साथ ही साथ आम लोगों को भी गुजारिश करेंगे कि जो लोग टीका नहीं लिए, वैक्सीनेशन नहीं लिए, वो आ करके एकदम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए और साथ ही साथ टीकाकरण करवाइए। साथ ही साथ सदर अस्पताल और सभी पदाधिकारी गण से अनुरोध होगा कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र के गार्डन व्यू होटल में यदि अगर टीकाकरण का वो वहाँ पर कैंप और लगा दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और लोगों का सुविधा भी होगा आने जाने में वहाँ। क्या कि हम लोग का वार्ड के एकदम जस्ट उल्टा छोर में पड़ता है कि लोग आने में असुविधा होता है। वहाँ पर जाने से टाउन को सभी लोग वहाँ जा करके ले सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लाभान्वित होंगे। आजसू पार्टी के गिरिडीह जिला प्रभारी छक्कन महतो मंगलवार को परिषदन भवन में आजसू नगर कमेटी के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को नए प्रखंड कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही 260 प्रखंड कमेटियों का विस्तार कर एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में संगठन की मजबूती के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।
जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि जिला प्रभारी ने कई दिशा निर्देश दिए हैं जिनका अनुपालन किया जाएगा। बैठक में संजय साहू, वीरेंद्र राम, संजीत तरवे, विनोद रजक, बाबू बंगाली, मनीष यादव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। जसू पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश के 260 प्रखंडों में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से प्रखंड कमेटी का गठन और पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। उसी के नामित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज नगर के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। हम लोग 15 तारीख को संगठन को एक्टिव और धारदार बनाने के लिए कार्यक्रम करेंगे और संगठन को जो बनेगा यहाँ से लेकर के प्रदेश स्तर तक समर्पित करेंगे। पूरे झारखंड प्रदेश के प्रखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हम लोगों के बीच नगर प्रभारी बड़े भाई छक्कन महतो जी यहाँ उपस्थित हुए और 15 तारीख को जो कार्यक्रम होना है उसका विधि व्यवस्था और कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपने बातों पर गांवा प्रखंड के नगवा में सोमवार रात को चोरों ने मां टेलीकॉम मोबाइल दुकान में गेट और ताले को तोड़कर चोरी कर ली। दुकान के मालिक ने बताया कि चोरों ने 54,000 रुपये नकदी समेत 3 नोकिया मोबाइल, एक चाइना फोन और 15 फोल्डर डिस्प्ले की चोरी कर ली। उन्होंने गांवा पुलिस को चोरी की सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इधर सीसीटीवी में चोरी की घटना दिख रही है पर चोरों का चेहरा नहीं दिख रहा है। मेरे दुकान से 55,000 से 51,000 के आसपास चोरी हो गया और 2 मोबाइल और एक चाइना मोबाइल और 17-18 फोल्डर जो है कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया, जिसका सीसीटीवी में फोटो भी कैद हुआ है लेकिन वो कुछ ढूंढता है। प्रशासन आया था? प्रशासन आकर चला गया लेकिन कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं हो पाया। डुमरी के बैरगी निवासी राजेंद्र साव ने डुमरी थाना में आवेदन देकर 10 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि एक जमीन जिस पर 5 दशक से उनका कब्जा है और उसमें मकई की फसल लगी थी, उस फसल को गांव के 10 लोगों ने बर्बाद कर दिया। साथ ही लाठी डंडे से पीटकर उसे घायल भी कर दिया। साथ ही उन लोगों ने राजेंद्र साव के साथ मौजूद देवी साव, तालो साव और जहली देवी के साथ भी मारपीट की। उन लोगों ने धमकी दी कि जमीन पर दखल छोड़ दो। राजेंद्र साव ने सभी 10 लोगों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। जैसे जमीन है 50 साल का जुतवार है। अब जुतकार में लगा हुआ फसल हम लोग लगाया है जो मकई लगाने के बाद हम लोग उसको में दवाल दे रहे थे परछती। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उधर से आया लाठी रंग करने लगा। ढेरों सा, भनेसर सा, भिपलू सा, सुखदेव सा, सुनील सा और लाठी रंग चलाया। पूरा ढेरा पत्थर जो परची दिया, परची सब हमको फेंक दिया। मारने पूरा मारपीट हुआ। इसके बाद हम लोग सोचे कि अब हम लोग यहाँ नहीं सकते, इसको मारने नहीं सकेंगे। इसके बाद हम लोग ने निकल दिया वहाँ से। इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आया थाना, आया महिला गाड़ी पकड़े, गाड़ी पकड़ के आया थाना आने के बाद हम लोग सब यहाँ का रिपोर्ट दिए कि सर ऐसे बात है, इतना साल का जुतकार है, 50 साल का हमका बाप दादा से जुतकार है। उस जमीन को हमारा अपना जमीन को खुद का जमीन इन लोग जबरदस्ती छीन रहा है। हमको कागज है, पकड़ता है, सब कुछ है। ओके। देवरी प्रखंड के रमनीटाण गांव में विगत 1.5 साल से ट्रांसफार्मर के जल जाने से लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। लोगों ने बताया कि यहां 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगा था जो 1.5 साल पहले जल गया। लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दे दी थी। इसके बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। लोगों का कहना है कि यह एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। इसके बावजूद विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उपभोक्ताओं ने विभाग से 63 केवी को बदलकर 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। मौके पर मशरफ अंसारी, जितेंद्र सिंह, अरुण कुमार बर्णवाल, महावीर बर्णवाल सहित अन्य कई ग्रामीण मौजूद थे। ट्रांसफार्मर जल गया है, 1 साल से जल गया है। तो क्या इसके लिए आप लोग कहीं आवेदन दिए हैं? दिए थे लेकिन कहाँ सुनवाई कुछ कर रहा है। लगभग 150 से ऊपर होगा। तो इतना लोग आप लोग अभी कैसे रह रहे हैं? सब इसी तरह से अपना लाइन टेन। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।